Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Veena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is lanthanoids and actinoids. Lanthanoids, actinoids में I already have uploaded many videos, so you have to watch all these videos so that you can get better understanding of lanthanoids and actinoids. आज हमारा टॉपिक चल रहा है सेपरेशन या कह दो आइसोलेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड अकरेंस ऑफ लैंथेनॉइड्स. नेचर में कहाँ कहाँ लैंथेनॉइड्स मिलते हैं, किस फॉर्म में मिलते हैं और उनको कैसे सेपरेट करते हैं. तो हमने क्या देखा नेचर में कि ये जितने भी लैंथेनॉइड्स हैं ये सारे एक ही ओर के अंदर ज्यादातर मिलते हैं. ऐसा नहीं कि लैंथेनम सीरियम का डोमिनेंट ओर कोई और है, बाकी दूसरों का कोई और है, ऐसा नहीं है. यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट्स एक साथ मिलते हैं नेचर में. तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ता है कि ये एक साथ क्यों मिलते हैं, क्योंकि ये जितने भी लैंथेनॉइड्स हैं इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है आप क्या लिखते हो 6s2 5d021 4f02 14. तो इनका ये आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन सबका सेम होता है और इसके बीच में 5s2 और 5p6 ये भी क्या होता है, सबका सेम होता है. 5d कभी 0 कभी 1 होता है. 4f 0 to 14 तक वेरी करता है. तो यहाँ पे जो वेरिएशन हो रहा है वो आउटर मोस्ट शेल 6s में नहीं हो रहा, सबका सेम है. 5s और 5p में नहीं हो रहा, सिर्फ 5d में थोड़ा सा कभी कभी और बाकी किस में चेंज हो रहा है 4f में. तो हम क्या देखते हैं कि ये जो दो शेल्स हैं बाहर वाले इनका कॉन्फ़िगरेशन सारे एलिमेंट्स का सेम है. तो इनकी जो रिएक्टिविटी या प्रॉपर्टीज हैं वो भी क्या आती हैं, सेम आती हैं. इनकी बेसिसिटी वो भी क्या होती है, सेम आती है. तो इसीलिए ये एक जैसा बिहेव करते हैं, इनकी रिएक्टिविटी एक जैसी होती है. तो सपोज नेचर में कहीं कोई सॉल्यूशन पड़ा था जिसमें लैंथेनॉइड्स के सारे आयंस थे. अगर इनकी रिएक्टिविटी अलग अलग होती, बेसिसिटी अलग अलग होती और यहां से कहीं से भी एसिड रेन से या किसी और कारण से कोई सा भी एनायन आता, सल्फेट आता, फॉस्फेट आता, ऑक्साइड होता या बेसिक होता तो हाइड्रोक्साइड होता, कोई अगर एनायन आता तो क्या होता, इनका क्रिस्टलाइजेशन अलग अलग टाइम पे अलग अलग कंसंट्रेशन से होता. यानी कि अगर पहले लैंथेनम का सारा यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन होता तो बाकी के सारे आयंस सॉल्यूशन स्टेट में रहते. फिर जब पूरा लैंथेनम खत्म हो जाता फिर क्या होता, लैंथेनम के डिपोजिशन के बाद फिर दूसरा आयन डिपोजिट होता, फिर तीसरा होता. तो इट वाज वेरी इजी प्रोसेस, हम इनको आसानी से सेपरेट कर सकते थे. लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि इनका जो डिफरेंस है बेसिसिटी का वो बहुत ही कम है. तो क्या होता है, जब जैसे सुबह के 6 बजे अगर लैंथेनम यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है तो जरा सा भी टेम्परेचर में वेरिएशन हुआ 10 बजे दोपहर सुबह के या 12 बजे, तब क्या होता है सीरियम प्रेसोडाइनियम भी यहीं पे डिपॉजिट हो जाते हैं. तो आपको सेम ओर में सारे की सारे एक साथ मिलते हैं. एक तो इसका रीजन ये था. दूसरा इनका जो साइज है वो भी क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम चलता है. कैसे कि जैसे ये लैंथेनम का, ये सीरियम का, ये प्रेसोडाइनियम, नियोडाइनियम, इस तरीके से जब साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी, केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो सेम है तो सबकी सेम है. और फिजिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, फिजिकल प्रॉपर्टी उनके वेट के ऊपर डिपेंड करती है, उनके साइज के ऊपर डिपेंड करती है. तो हम क्या देख रहे हैं, इनका साइज ऑलमोस्ट सेम है तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है. तो हम इनको फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे भी सेपरेट नहीं कर पाते. मतलब बहुत टीडियस और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है ये. तो यही कारण है कि ये एक साथ मिलते हैं. तीसरा, क्योंकि इट्रियम के नीचे क्या आता है, लैंथेनम, और लैंथेनम के बाद पूरी सीरीज, और यहां से यहां क्या होता है, साइज जब ये इंक्रीज हुआ और ये डिक्रीज हुआ
तो इसका और इस सीरीज का जो साइज है वो ऑलमोस्ट क्या चलता है, सेम चलता है। तो ज्यादातर ओर्स में क्या होता है, जहां लेंथेनॉइड्स मिलते हैं वहां इट्रियम भी मिलता है। तो आपके लिए एक और इश्यू हो जाता है, टास्क हो जाता है कि आपने उस इट्रियम को भी उसमें से सेपरेट करना है। तो इसलिए ज्यादातर ओर्स में इट्रियम भी मिलता है। अब इसके जो कॉमन ओर्स हैं उनमें हमने क्या नोटिस किया ज्यादातर कि अगर एटॉमिक नंबर इवन है तो उनकी अबंडेंस ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, और अगर ऑड है तो उसकी अबंडेंस क्या है, कम है। यानी कि जैसे 58, 60, 62 ये ज्यादा मिलेंगे और 59, 61, 63 ये वाले कम मिलेंगे। जो इसके कॉमन ओर्स हमें मिलते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ओर होता है मोनाजाइट। मोनाजाइट सैंड कहाँ होती है, ये सी शोर के ऊपर बहुत मतलब अमाउंट में फैली हुई होती है। और जो इस समय ज्यादातर 78% लैंथेनॉइड सेपरेट किए जा रहे हैं वो केवल मोनाजाइट सैंड से ही एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं। इसमें होता क्या है, ये सारे सीरियम, प्रेसोडायमियम, नियोडायमियम, इट्रियम, थोरियम ये सब फॉस्फेट की फॉर्म में होते हैं। और फिर फॉस्फेट को हम जहां से ये सैंड मिलती है इसको क्रश करके फिर हम सल्फेट बनाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं H2SO4 के साथ, और सल्फेट से फिर हम अलग अलग इंडिविजुअल सेपरेशन करते हैं। देयर इज ए सेपरेट फ्लो चार्ट फॉर सेपरेशन ऑफ दिस। ये कहाँ कहाँ मिलती है, ब्राजील में मिलती है, यूएसएसआर में मिलती है, यूएसए में मिलती है, साउथ इंडिया में केरला में मोनाजाइट सैंड बहुत ज्यादा मिलती है, और मलेशिया में मिलती है। नेक्स्ट वेस्टर्न साइट। वेस्टर्न साइट क्या होता है, इसमें फ्लोरोकार्बोनेट कार्बोनेट्स होते हैं, मेटल के फ्लोरोकार्बोनेट यानी कि मिक्स सॉल्ट होते हैं एक तरह से। और इसमें सीरियम, लैंथेनम, नियोडायमियम, प्रेसोडायमियम तो होते हैं, लेकिन ये वाला ऐसा ओर है जिसमें इट्रियम और थोरियम नहीं होते। ये मैक्सिको और स्वीडन में मिलती है। सीराइट, सीराइट जैसे कि आपको नाम से ही लग रहा है सीरियम, इसमें ज्यादातर क्या होता है, सीरियम मिलता है डबल सिलिकेट्स के फॉर्म में। जैसे डबल सॉल्ट्स होते हैं, आपने पोटाश एलम पढ़ा होगा, मोर सॉल्ट पढ़ा होगा, ठीक वैसे ही क्या होता है लैंथेनम, सीरियम, प्रेसोडायमियम तीनों मिलते हैं इसमें। और डबल सॉल्ट्स या डबल सिलिकेट्स होते हैं किसके, एल्यूमिनियम के। कहने का मतलब है एल्यूमिनियम सिलिकेट भी होगा, प्रेसोडायमियम सिलिकेट भी मिक्स होगा, सीरियम सिलिकेट भी बीच में ही होगा, लैंथेनम सिलिकेट भी बीच में ही होगा। ऑक्सेनाइट में क्या होता है, सीरियम, नियोडायमियम, थोरियम और इट्रियम मिलता है हमें। जीनोटाइप में क्या होता है, इट्रियम और थोरियम मिलता है। जबकि गैडोलिनाइट में इट्रियम, सीरियम, थोरियम के साथ, जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है गैडोलिनाइट, तो इसमें गैडोलिनियम भी हमें मिलता है। तो ये थे कुछ कॉमन ओर्स जो हम ज्यादातर काम में लाते हैं लैंथेनॉइड्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सबसे ज्यादा हम मोनाजाइट सैंड को काम में लाते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, मोनाजाइट सैंड को लेकर हम पहले इसे क्रश करते हैं, क्रश करके फिर जब ये पाउडर्ड फॉर्म में आ जाती है तो हम इसे H2SO4 के साथ डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करने के बाद क्या होता है, आपको एक स्लरी या समझ लो पेस्ट टाइप मिल जाती है। इस पेस्ट में सारे के सारे लैंथेनॉइड्स होते हैं। फिर हम इनका इंडिविजुअल सेपरेशन करते हैं, इसका एक सेपरेट क्या बनाते हैं, हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। उस फ्लो चार्ट को आपने 5-7 बार लिख के कैसे करना है, याद करना है। लैंथेनॉइड्स के सेपरेशन के लिए हम क्या करते हैं, लैंथेनॉइड्स का ओर लेते हैं, और वो ओर में क्या होते हैं, सारे लैंथेनॉइड्स के फॉस्फेट्स होते हैं, साथ में सिलिकेट्स ऑफ थोरियम, जिर्कोनियम एंड इट्रियम होते हैं। तो हम इन लैंथेनाइड फॉस्फेट को क्रस्ट करके पाउडर फॉर्म में ले लेते हैं। तो इसमें लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक के सारे लैंथेनॉइड्स होते हैं। अब हम इस क्रस्ट पाउडर को और ज्यादा क्रश करके हम इसको डाइजेस्ट करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। यानी कि उस पाउडर में हम बहुत ज्यादा कंसंट्रेट H2SO4 डाल के और उसको काफी देर तक उसके साथ हीट करते रहते हैं। तो क्या होता है, जितने भी लैंथेनॉइड्स थे ये लैंथेनॉइड सल्फेट्स बन जाते हैं। पहले वो फॉस्फेट की फॉर्म में थे, अब वो क्या बन जाते हैं, सल्फेट्स बन जाते हैं। अब इन सल्फेट्स का हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन में जैसे कि आप जानते हो कि इसमें जैसे हमने एक टेस्ट ट्यूब में ले रखा है या किसी और बड़े में, हम इसको जोर से घुमाते हैं।
अब जब इसको जोर से घुमाते हैं तो क्या होता है, जो हैवी रेजिड्यू है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, सॉल्यूशन आगे की तरफ। तो सेंट्रीफ्यूगेशन करने पर एक तो हमें रेजिड्यू मिलता है नीचे बैठा हुआ, जो कि सिलिका का होता है और जिरकोनियम सिलिकेट्स का होता है। तो यहाँ से ये जिरकोनियम जो है आउट हो गया, साथ में सिलिकेट्स के जो थे वो सिलिका की फॉर्म में आउट हो गए। प्लस जो सॉल्यूशन बनता है उसमें क्या होता है, लैंथेनॉइड्स के सल्फेट होते हैं और थोड़ा बहुत बचा हुआ थोरियम, जिरकोनियम, इट्रियम भी होता है। अब ये जो सॉल्यूशन बचा, क्योंकि ये एसिडिक है, हमने यहाँ पे एसिड डाला था, तो अब हम इसको न्यूट्रलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब हम इसको न्यूट्रलाइज करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि अगेन जो कम बेसिक वाले हैं वो अलग हो जाएंगे और ज्यादा बेसिक वाले जो है अलग हो जाएंगे। तो इसमें इस स्टेप में एक तो सॉल्यूशन बचता है, यानी कि लैंथेनॉइड्स के सल्फेट सारे सॉल्यूशन फॉर्म में रहते हैं, और ये जो आपका थोरियम, जिरकोनियम और थोड़ा बहुत टाइटेनियम का जो फॉस्फेट है, इसका रेजिड्यू क्या होता है, आपको अलग हो जाता है। तो अब हमारे पास क्या हुआ, एक तरह से और में से इम्प्यूरिटीज अलग चली गई, लेकिन अभी भी क्या मिक्सचर मिला है हमें, उस मिक्सचर में सारे की सारे लैंथेनॉइड्स हैं। अब वो सल्फेट की फॉर्म में है। हम इसके अंदर सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन डालते हैं, तो सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन डालने से क्या होता है, अगेन हमें एक तो सॉल्यूशन मिलता है और एक हमें मिलता है रेजिड्यू। तो हम क्या देखते हैं, जो सॉल्यूशन है उसमें गैलियम टू ल्यूटीशियम, यानी कि जो हेवियर लैंथेनॉइड्स हैं वो सॉल्यूशन फॉर्म में रह जाते हैं, लेकिन जो शुरू वाले लाइटर लैंथेनॉइड्स हैं जिसमें हम क्या कहते हैं, लैंथेनम टू आप समेरियम तक, लैंथेनम, सीरियम, प्रेसोडाइनियम, नियोडाइनियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, समेरियम, तो इसमें लैंथेनम से समेरियम तक जो है वो हमें क्या मिलते हैं, सल्फेट की फॉर्म में इधर मिल जाते हैं। अब क्योंकि ये एसिडिक है तो हम इसमें क्या करते हैं, ये हॉट NaOH के साथ इसको न्यूट्रलाइज करते हैं, डाइजेस्ट भी करते हैं। तो हमें लैंथेनम टू समेरियम क्या होता है, या तो हाइड्रोक्साइड्स या उसके ऑक्साइड्स की फॉर्म में आ जाता है। जो अभी सल्फेट की फॉर्म में था वो हमें मिल जाता है लैंथेनम से समेरियम तक, या तो हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड। अब हम इसको वॉश करते हैं। वॉश करने से क्या होता है, एक तो Na2SO4 बाहर हो जाएगा, और फिर इसको वॉश करके ड्राइड करते हैं हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो मॉइस्चर है वो भी अलग हो जाती है। तो जो हमें मिक्सचर मिलता है उसमें क्या होता है, ऑलमोस्ट 5% तो होता है समेरियम का ऑक्साइड, 50% होता है सीरियम का, नियोडाइनियम का ऑक्साइड होता है 20%, लैंथेनम ऑक्साइड 17% और प्रेसोडाइनियम ऑक्साइड होता है ऑलमोस्ट 8%। तो ये जो हमें मिक्सचर मिला, इस मिक्सचर से अब हम क्या करते हैं, इनको अलग, इस मिक्सचर को अलग करने के लिए हम इसमें मिलाते हैं डाइल्यूट HNO3, नाइट्रिक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन मिलाते हैं। तो एक तो हमें सॉल्यूशन मिलता है, उस सॉल्यूशन से हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल सेपरेशन करते हैं। आगे हम मेथड्स पढ़ेंगे, क्रोमेटोग्राफी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन एंड फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन, उस मेथड से हम इनको इंडिविजुअली अलग कर लेते हैं। लेकिन साथ में हमें एक रेजिड्यू मिलता है, किसका, सीरियम ऑक्साइड का। ये जो सीरियम ऑक्साइड होता है इसको हम अगेन 85% HNO3 से ट्रीट करते हैं, तो हमें सीरियम ऑक्साइड का क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है। इस सॉल्यूशन को हम एक्सेस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 से ट्रीट करते हैं, तो हमें बेसिक क्या मिल जाता है, सीरियम नाइट्रेट मिलता है। सीरियम नाइट्रेट यहाँ ट्राई हाइड्रेट की फॉर्म में होता है, और इसको हम सीरियम की काम में ले लेते हैं। जहां जहां हमें सीरियम के कॉम्प्लेक्स चाहिए, कंपाउंड चाहिए, वहां हम इसको काम में ले लेते हैं। लेकिन यहाँ जो हमें सॉल्यूशन मिला था वो किस किस का था, गैलियम से लेके ल्यूटीशियम तक का हैवी वाला था। तो उस सॉल्यूशन को अब देखो, यहाँ से आपके ये दोनों अलग हो गए थे, हैवी वाले अलग, लाइटर वाले अलग। तो लाइटर वालों में से आपने सीरियम को इधर अलग कर दिया, बाकियों को इधर आइसोलेट किया। सेम वे में आप गैलियम से ल्यूटीशियम तक का जो सॉल्यूशन बना है, हम इससे क्या करते हैं, आइसोलेशन कर लेते हैं इंडिविजुअली विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन और फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन और क्रोमेटोग्राफी मेथड। तो हम अलग अलग मेथड्स लगा के हम इनको सेपरेट कर लेते हैं। तो दिस वाज द फ्लो चार्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स। दीज आर इंडिविजुअल सेपरेशन मेथड्स। इसमें हम क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन लेते हैं, उस सॉल्यूशन में
सारे के सारे लैंथेनॉइड्स होंगे, लैंथेनम, सीरियम, प्रेसोडाइनियम, सब किसी एक फॉर्म में होंगे, या तो कार्बोनेट की फॉर्म में या परक्लोरेट या नाइट्रेट के फॉर्म में। फिर हम उनको 1 बाय 1 क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। इसमें सबसे पहला मेथड जो होता है वो होता है प्रेसिपिटेशन मेथड। प्रेसिपिटेशन मेथड में हम इनको एक एक को प्रेसिपिटेट आउट करेंगे। प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए जो हम बेस बनाते हैं इनको सेपरेट करने का, वो हमारा बेस होता है बेसिसिटी डिफरेंस, कि इनका बेसिसिटी का डिफरेंस, की किसकी बेसिसिटी कम है किसकी बेसिसिटी ज्यादा है। तो हम क्या देखते हैं, अगर हम लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक जाते हैं तो साइज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। कब, जब ये आयन गैसियस स्टेट में है, अकेला है, इसके पास कोई और सॉल्वेंट या वाटर या कोई और एनायन नहीं है, तो लैंथेनम का साइज सबसे बड़ा, ल्यूटीशियम का साइज सबसे छोटा होता है। और बेसिसिटी लेफ्ट टू राइट क्या होती है, डिक्रीज होती है। बेसिसिटी मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी, तो ये बड़ा है, ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये छोटा है, ये नहीं कर सकता। दिस इज वेरी सिंपल टू रिमेम्बर। अब आपने क्या किया कि आपने इस, क्योंकि हम रिएक्शन तो उसमें करा रहे सॉल्यूशन स्टेट में, तो इनका सॉल्यूशन या हाइड्रेटेड स्टेट में क्या होता है कि लैंथेनम +3 बीइंग बिगर आयन, इसकी चार्ज डेंसिटी कम होती है। चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज ओवर रेडियस, वो क्या होता है, कम होता है। कम होने से ये कम वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर पाता है अपने पास। तो जब कम नंबर में वाटर मॉलिक्यूल्स इसके पास आते हैं तो एक छोटा सा स्फीयर इसके चारों तरफ बनता है, और उस स्फीयर के बनने के बाद इसका साइज इतना बड़ा हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, साइज क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। लास्ट वाले का साइज बिल्कुल छोटा सा होता है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, और ये बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने पास अट्रैक्ट करता है, और इसके चारों तरफ इतना बड़ा स्फीयर बन जाता है, और इनके बीच में जो आयंस हैं उनके स्फीयर इनके बीच के साइज के होते हैं। यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर स्फीयर का साइज बढ़ता जाता है, और लास्ट में सबसे बड़ा इसका होता है। तो अब अगर हम हाइड्रेटेड स्टेट में देखें तो किसका साइज सबसे बड़ा है, ल्यूटीशियम का, और वैसे किसका साइज बड़ा था, गैसियस स्टेट में लैंथेनम का साइज बड़ा था। तो बेसिसिटी, क्योंकि साइज डिक्रीज होने के साथ क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो यहाँ तो साइज इंक्रीज हो रहा है, तो इसकी बेसिसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ल्यूटीशियम जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और लैंथेनम जो है वो क्या है, वीक बेस है। तो आपने यहाँ अगर सबका लैंथेनॉइड्स का नाइट्रेट ले रखा था, क्या ले रखा था, लैंथेनॉइड्स का नाइट्रेट, और इसमें ऊपर से आपने ऐड किया वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ OH आयन। OH आयन मीन्स आप NaOH भी ले सकते हो, आप KOH भी ले सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन वो वेरी 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 डाइल्यूट होना चाहिए। तो हम क्या देखते हैं, इसमें से सबसे पहले जो वीक बेस है कौन, ये लैंथेनम, तो सबसे पहले लैंथेनम हाइड्रोक्साइड, लैंथेनम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट आपको इसमें अलग से बैठा हुआ मिल जाता है। फिर आप इसको फिल्टर कर लेते हो, तो बाकी में क्या होगा, पूरे लैंथेनॉइड्स माइनस लैंथेनम। अब आप इसमें क्या करोगे, दोबारा से डाइल्यूट OH आयंस का सॉल्यूशन ऐड करोगे, तो क्या होगा, लैंथेनम के बाद सीरियम नीचे बैठ जाएगा, और बाकी के जो है वो अलग हो जाएंगे। आप उसको फिर फिल्टर करोगे तो सीरियम तो अलग हो गया, अब नीचे वाले सॉल्यूशन में क्या बचेगा, लैंथेनम और सीरियम के अलावा बाकी के। तो इस तरह से हम 1 बाय 1 करते जाते हैं, और सबसे लास्ट में हमें क्या मिलता है, ल्यूटीशियम का प्रेसिपिटेट मिलता है। यहाँ आपको फिर ध्यान देना है कि इसका जो बेस है इस प्रेसिपिटेशन का, वो बेस क्या है, बेसिसिटी में डिफरेंस। इनमें बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है, जिसको हमने बेस बना के इसका फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन। इंडिविजुअल आइसोलेशन का जो नेक्स्ट मेथड है वो है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का बेसिक क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी डिफरेंस, कि अलग अलग सॉल्ट्स का जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग क्रिस्टलाइज आउट करते हैं।
यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि ये जो इनका सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस है, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस के साथ अलग अलग नहीं होता, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे भी हमें क्या है, काफी इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करना पड़ता है और ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। आपने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया, इस सॉल्यूशन में क्या था, सारे के सारे लैंथेनॉइड्स थे, या तो नाइट्रेट की फॉर्म में, यानी कि लैंथेनम नाइट्रेट, सीरियम नाइट्रेट, सभी नाइट्रेट की फॉर्म में, या परक्लोरेट की फॉर्म में, या सल्फेट, या ऑक्सलेट, या फिर डबल सॉल्ट की फॉर्म में थे। अब आपने इस सॉल्यूशन को, इसमें ऊपर से कुछ नहीं ऐड किया, आपने सिर्फ सॉल्यूशन को रखा और इसको इवोपरेट होने दिया। जब आप इसको इवोपरेट होने देते हो तो धीरे धीरे इसमें से सॉल्वेंट कम होता जाता है। यहाँ पे सॉल्वेंट इज इक्वल टू वाटर है तो वाटर कम होता जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जिसका सबसे क्या होगा, कम होगा, वो सबसे पहले क्या होगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो हम क्या देखते हैं, लैंथेनम से लेकर ल्यूटीशियम तक, ल्यूटीशियम का सॉल्युबिलिटी सबसे कम है, लिथियम की सॉल्युबिलिटी सबसे कम, ल्यूटीशियम की सॉल्युबिलिटी सबसे कम है। तो सबसे पहले किसके क्रिस्टल्स बनते हैं, ल्यूटीशियम के। आप ल्यूटीशियम को अलग कर दो, फिर सॉल्यूशन को दोबारा इवोपरेट होने के लिए रख दो, तो क्या होगा, इट्रिबियम के, फिर किसके, थूलियम के, इरिडियम के, होल्मियम के, डिस्प्रोसियम, टर्बियम, गैडोलिनियम, यूरोपियम, समेरियम, प्रोमेथियम, नियोडाइमियम, प्रेसोडाइमियम, सीरियम, और लास्ट में किसके मिलेंगे आपको, लैंथेनम के मिलेंगे। यानी कि लैंथेनम के जो क्रिस्टल्स हैं वो लास्ट में वो क्रिस्टलाइज आउट होंगे और ल्यूटीशियम के सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे इसके होंगे। तो ये वाला मेथड था क्या, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड। और इस मेथड का जो बेस था वो आपने अच्छे से याद रखना है, सॉल्युबिलिटी डिफरेंस है। इसमें हम सिर्फ सॉल्वेंट को एवापोरेट करते हैं, हम इसमें बाहर से कोई भी प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ऐड नहीं करते। तो आपने ये इसको बिल्कुल पहले वाले मेथड से कंफ्यूज नहीं करना। आइसोलेशन, इंडिविजुअल आइसोलेशन मेथड्स में दिस इज थर्ड मेथड फॉर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है हमारा इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है कि हर कंपाउंड, हर आयन की सॉल्युबिलिटी या उसकी कंसंट्रेशन एक्वस लेयर में और ऑर्गेनिक लेयर में, दोनों में क्या होती है, डिफरेंट होती है। और इनका जो रेशियो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। जैसे अगर एक आयन मैंने कोई ले लिया लैंथेनम, लैंथेनम का पानी में और ऑर्गेनिक लेयर में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन और यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन, ये दोनों में क्या होती है, पहली चीज तो अलग अलग होती है, और दूसरी चीज अलग अलग होने के साथ साथ इसका रेशियो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो यहाँ हमने क्या किया, लैंथेनम से लेकर ल्यूटीशियम तक के सारे आयंस को किसी एक, जैसे नाइट्रेट की फॉर्म में हमने एक्वस लेयर में डिसॉल्व कर लिया। तो ये सारी एक्वस लेयर थी जिसमें लैंथेनम से लेके और आपके पास ल्यूटीशियम तक के सारे आयंस हैं। अब आप ध्यान दो, लैंथेनम का साइज बड़ा है तो ये आयनिक ज्यादा होगा, चार्ज डेंसिटी कम है तो ये आयनिक बनाएगा, ना कि कोवेलेंट बनाएगा। जबकि ये क्या बनाएगा, छोटा होने के कारण इसकी पोलराइजेबिलिटी, ये दूसरे को पोलराइज ज्यादा करेगा, दूसरे को ज्यादा पोलराइज करेगा तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। जब कोवेलेंट, इसके कंपाउंड्स कोवेलेंट बनेंगे तो ये क्या होंगे, ऑर्गेनिक लेयर में ज्यादा सॉल्युबल होंगे। और ये वाले किस में सॉल्युबल होंगे, लैंथेनम वाले एक्वस लेयर में ज्यादा सॉल्युबल होंगे। तो आपने क्या किया, फर्स्ट आपने एक सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन में ऊपर से आपने ट्राईब्यूटाइल फॉस्फेट का केरोसिन में सॉल्यूशन बना के इसके अंदर डाल दिया। अब आपने इस जो भी आपने कंटेनर लिया, बॉटल लिया, जार लिया, इसको शेक किया। शेक करने से क्या होगा, ये ऊपर नीचे मिक्स होंगे दोनों सॉल्यूशन, और इनकी क्या होगी, एक कुछ अमाउंट इसकी डिसॉल्व होके ऊपर आ जाएगी। जब इस ऊपर वाली लेयर में आएगी तो किसकी सबसे ज्यादा आएगी, जो ज्यादा कोवेलेंट कंपाउंड बना रहा है। तो हम क्या देखते हैं, ल्यूटीशियम की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच गई, जबकि लैंथेनम या उसके जो पास वाले हैं वो ज्यादातर नीचे रह गए। फिर हमने क्या किया, सेपरेटिंग फनल की हेल्प से, ये हमने सेपरेटिंग फनल ली, सेपरेटिंग फनल में ये ऊपर वाली लेयर सारी इसमें डाल दी, तो थोड़ा सा जो नीचे का भी आएगा वो आने दो। या आप पूरा की पूरा अगर आप इसमें डाल देते हो तो क्या होगा, आप पहले एक्वस लेयर अलग कर लो, फिर ये हटा के बीकर आप क्या करो, ऑर्गेनिक लेयर अलग कर लो। तो ऑर्गेनिक लेयर में कौन पहुंच गया, ल्यूटीशियम और उसके पास वाले, नीचे क्या बच गए ये। अब आप जो एक्वस लेयर बची इसके अंदर दोबारा से टीबीपी डालो और फिर दोबारा से इसको प्रोसेस को करो, तो आप क्या देखोगे, धीरे धीरे जो
हेवियर वाले हैं वो तो ऑर्गेनिक लेयर में ज्यादा कंसंट्रेट होते जाएंगे, और जो नीचे वाले हैं लोअर वाले लैंथेनम सीरियम ये एक्वस लेयर में ज्यादा बचे रह जाएंगे। फिर हम इस प्रोसेस को रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी कि जिसमें अब ये आपके पास एक ऑर्गेनिक लेयर आई जिसमें कौन ज्यादा था, ल्यूटीशियम ज्यादा था। आपने इस ऑर्गेनिक लेयर को वाटर के साथ क्या किया, दोबारा ट्रीट कर दिया। तो ये दो अलग अलग लेयर थी, एक वाटर की और एक किसकी थी, ऑर्गेनिक लेयर की। जब आपने इसमें वाटर डाला तो वाटर क्या आ जाएगा नीचे और ऑर्गेनिक लेयर क्या हो जाएगी ऊपर। तो इसमें से ल्यूटीशियम क्या होगा, फिर ऑर्गेनिक लेयर में रह जाएगा, और जो थोड़ा बहुत लैंथेनम आया भी था वो अगेन नीचे आ जाएगा। तो हम इसको रिवर्स सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से भी क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। इन तीनों ही मेथड्स में हम क्या देखते हैं कि ये प्रोसेस हमें बार बार करने पड़ते हैं, क्योंकि 100% प्योरिटी नहीं मिलती, और 100% प्योरिटी लेने के लिए हमें इन मेथड को लॉन्ग टाइम तक रिपीट करना पड़ता। इसका नेक्स्ट मेथड आता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मेथड। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मेथड का जो बेस है वो होता है स्टेबिलिटी डिफरेंस। किसकी स्टेबिलिटी डिफरेंस, ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है उसके डिफरेंस के ऊपर ये वाला मेथड बेस्ड है। आपने लैंथेनम से लेकर ल्यूटीशियम तक के सारे की सारे आयंस को एक सॉल्यूशन में ले लिया, पहली चीज। अब आपने इसमें EDTA मीन्स इथाइलिन डायामीन टेट्रा एसिटिक एसिड, जो कि एक किलेटिंग एजेंट है, हेक्साडेंटेट होता है, ये इसमें डालते हैं। तो हम क्या देखते हैं, बीइंग बिगर इन साइज, इसकी चार्ज डेंसिटी कम है, इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। इसकी ज्यादा है तो ये EDTA को ज्यादा अट्रैक्ट कर पाता है, उसको ज्यादा होल्ड कर पाता है, और इसका जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो क्या बनता है, स्टेबल बनता है। जबकि इन वाले आयंस का कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, लेस स्टेबल बनेगा, और स्टेबिलिटी लेफ्ट टू राइट क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब हमारे पास ल्यूटीशियम EDTA स्टेबल पड़ा है, लैंथेनम EDTA क्या पड़ा है, अनस्टेबल रखा है इसके अंदर EDTA डालने के बाद। अब आपने इसमें क्या किया, ऑक्सैलिक एसिड डाला, H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड डाला। तो यहाँ पे आप खुद इमेजिन करो, जो स्टेबल है वो देर से ब्रेक होगा, और जो वीक है या लेस स्टेबल है वो जल्दी ब्रेक होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एसिड डालते ही ये पहले ब्रेक हो जाएगा, यानी कि EDTA अलग, आयन अलग। जबकि ये क्या होगा, EDTA के साथ चिपक के पड़ा रहेगा। या आप ऐसे समझ सकते हो, ल्यूटीशियम और EDTA का जो बॉन्ड बना हुआ है चारों तरफ से, ये इसको घेर के रहेगा और इसको सेपरेट नहीं करेगा। जबकि यहाँ पे EDTA अलग हो जाएगा इससे, और ये लैंथेनम बाहर निकल के आ जाएगा, किससे, EDTA की कैविटी में से निकल के। अब ये फ्री हो गया। तो जैसे ही आपने ऑक्सैलिक एसिड डाला, ऑक्सलेट आयंस C2O4-2 इसको पकड़ के क्या बना देंगे, लैंथेनम ऑक्सलेट, लैंथेनम ऑक्सलेट ये बना देंगे। तो इसका प्रेसिपिटेट फर्स्ट हो जाएगा, जबकि वो पड़ा ही रहेगा। जब ये सारा खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद कौन ब्रेक होगा, सीरियम, सीरियम के बाद प्रेसोडायमियम, नियोडायमियम, और लास्ट में कौन ब्रेक होगा, ल्यूटीशियम EDTA का सॉल्ट, और वो ल्यूटीशियम ऑक्सलेट जो है लास्ट में प्रेसिपिटेट आउट होता है। तो ये था कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। नेक्स्ट मेथड फॉर सेपरेशन इज चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें हम क्या करते हैं, हमने देखा था कि सारे लैंथेनॉइड्स एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में मिलते हैं, और +3 की सारी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सबकी एक जैसी होती हैं। लेकिन अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से या तो 4 कर दें या 3 से 2 कर दें, यानी कि इसको या तो ऑक्सीडाइज कर दें या रिड्यूस कर दें, तो चार्ज बदलने से इसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, बेसिसिटी, ये सब क्या होगा, चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा तो फिर वो पर्टिकुलर आयन जो कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट या लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसकी प्रॉपर्टीज बाकी के लैंथेनॉइड से क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी, और हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो जैसे इसी सीक्वेंस में हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया लैंथेनॉइड्स का, इसमें सारे की सारे लैंथेनॉइड आयंस थे, लेकिन मैंने इसमें डाल दिया बेसिक पोटेशियम परमैंगनेट। बेसिक पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो क्या करता है, सीरियम +3 को ऑक्सीडाइज कर देता है सीरियम +4 में, क्योंकि ये इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है, बाकी के आयंस इजीली ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते। जब ये सीरियम, अब ये सीरियम +3 से किस में कन्वर्ट हो गया, सीरियम +4 में। अब मैंने ऊपर से डाला LaOH का सॉल्यूशन।
तो थोड़ा सा NaOH डालते ही, क्योंकि इसकी बेसिसिटी अलग है इसकी इससे बाकियों से भी, तो ये अकेला NaOH से रिएक्शन करके तुरंत क्या बना देगा, सीरियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट। तो ये तो अलग हो गया, बाकी के लैंथेनॉइड्स पड़े रह गए बीच में। तो इस तरीके से हमने इसको सेपरेट किया। यहाँ हमने क्या किया कि ये लैंथेनॉइड्स का मिक्सचर लिया, इसमें हमने डाल दिया जिंक अमलगम, जिंक और Hg का सॉल्यूशन डाला। तो इसमें क्या, यूरोपियम, समेरियम और लेटरबियम ये जल्दी से रिड्यूस हो जाते हैं, यानी कि +3 से +2 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाते हैं। अब +2 की प्रॉपर्टीज नेचुरली +3 से डिफरेंट होंगी, तो जैसे ही वो प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, आपने क्या किया, अब इसमें H2SO4 डाला, किसके बाद, अमलगम डालने के बाद। तो जब आप H2SO4 डालते हो तो यूरोपियम +2 जो बना हुआ है, ये H2SO4 से रिएक्शन करके यूरोपियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट देके अलग हो जाता है, बाकी के इसमें पड़े रहते हैं। समेरियम और लेटरबियम भी क्या होते हैं, हालांकि +3 से +2 में चले जाते हैं, लेकिन इन दोनों में क्या फर्क देखते हैं हम, कि ये दोनों पानी से ही जल्दी से, पानी की प्रेजेंस में अगेन ऑक्सीडाइज होके +2 से +3 में आ जाते हैं। तो इनका सेपरेशन उतना आसान नहीं होता जितना कि यूरोपियम का होता है। तो इस मेथड में हमने क्या किया, इस चीज का एडवांटेज उठाया कि हमने ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करके उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज किया, फिर उसको सेपरेट किया। इस बोर्ड के ऊपर ion exchange method is the last method, and it is very important method because it is very much effective and less time consuming. It does not consume much time in comparison to other methods. ion exchange method में हम क्या करते हैं, एक लैंथेनॉइड्स का सॉल्यूशन लेते हैं, यानी कि हम एक्वस स्टेट में सारे लैंथेनॉइड आयंस लेते हैं और एक कॉलम लेते हैं। इस कॉलम में हम क्या करते हैं, नीचे सिलिका वूल भर देते हैं ताकि इसका एक प्लेटफॉर्म बन जाए। इसको हम ग्लास वूल भी बोलते हैं, ग्लास वूल भर देते हैं। फिर इस पूरे कॉलम में एक रेजिन भर दिया जाता है। रेजिन क्या होता है, एक बहुत बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल होता है जिसके ऊपर जगह जगह क्या होते हैं, 2, 3, 4 अलग अलग H आयंस का नंबर होता है, और ये H आयन इजीली दे सकता है। तो हम इस पूरे फॉर्मूले को ना लिख के इस नेगेटिव आयन को तो हम लिख देते हैं रेस, और बाहर हम लिख देते हैं H+। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया रेस 3H, यानी कि पूरा माइनस आयन रेजिन है और इसके साथ 3 H+ आयन्स हैं। अब लैंथेनॉइड आयन के सॉल्यूशन को इसमें जो रेजिन भरा हुआ है इसमें हम पोर करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। जब हम सारे के सारे लैंथेनॉइड्स को डालते हैं तो क्या होता है, लैंथेनॉइड्स रेजिन में से H आयन हटा के इस तरीके से और खुद लग जाते हैं, लैंथेनॉइड +3 आयन से इसके साथ अटैच हो जाते हैं। तो ये बन जाता है लैंथेनॉइड रेजिन +3 H आयन एक्वस स्टेट में आ जाते हैं, जो नीचे फ्लो कर जाते हैं। अब ये जो बॉन्ड बना लैंथेनम और लैंथेनॉइड आयंस और रेजिन के अंदर, इसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे मैटर करती है कि ये जो लैंथेनॉइड आयन है ये सबसे ऊपर बॉन्ड बनाएगा या सबसे नीचे या बीच में कहीं। तो पहले हम देखते हैं इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आप पहले साइज देखो, अगर मैं एनहाइड्रस आयंस लेती, एनहाइड्रस आयंस मतलब कि जिसके अंदर पानी नहीं है, तो लैंथेनम का साइज सबसे बड़ा, ल्यूटीशियम का छोटा और बीच में सबका साइज होता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन बनाता, जो सबसे छोटा है, यानी कि ल्यूटीशियम सबसे छोटा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता। लेकिन क्योंकि मैंने कौन सा सॉल्यूशन लिया है, एक्वस सॉल्यूशन लिया है। एक्वस सॉल्यूशन यानी कि हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड में क्या होता है कि लैंथेनम +3 बड़ा है, इसकी चार्ज डेंसिटी कम है और इसके पास जो पानी के मॉलिक्यूल्स आते हैं वो कम आते हैं और एक छोटा स्फीयर बनता है। जबकि ल्यूटीशियम +3 क्या है, बहुत छोटा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है और इसके चारों तरफ जो पानी के मॉलिक्यूल्स आते हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि जो साइज का सीक्वेंस था वो रिवर्स हो गया। जो सबसे छोटा था वो सबसे बड़ा हो गया और जो सबसे बड़ा था वो क्या हो गया, सबसे छोटा। तो अब सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन बनाने वाला है हाइड्रेटेड सॉल्यूशन में, लैंथेनम +3। तो यहाँ सबसे ऊपर लैंथेनम +3 जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगा बॉन्ड बना लेगा। लेकिन सीरियम
क्योंकि थोड़ा सा वीक बॉन्ड बनाता है, तो वो फ्लो करता हुआ नीचे तक आएगा, फिर बॉन्ड बनाएगा। प्रेसोडायनियम और ज्यादा फ्लो करेगा, और ल्यूटीशियम सबसे ज्यादा फ्लो करने के बाद लास्ट में कौन बॉन्ड बनाता है? ल्यूटीशियम बॉन्ड बनाता है। तो इस तरीके से इनका जो आयन एक्सचेंज का जो कॉलम है, ये कॉलम में आपको अलग अलग कलर, अलग अलग बैंड की फॉर्म में दिखाई देते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये इंटरमिक्स भी हो रहे होते हैं, तो उसको हमें फिर क्या करना पड़ता है? सेपरेट भी करना पड़ता है। पर इन जनरल अगर आपने डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया है तो यू गेट वेरी मच क्लियरली सेपरेटेड डिस्टिंक्ट बैंड्स। अब आपने क्या किया कि ये आपको एक क्रोमेटोग्राम टाइप से मिल गया, इसको हम बोलते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राम। अब इसमें कोई हो भी सकता है कलरलेस हो, मैंने तो आपको क्या किया, एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज किए। इस क्रोमेटोग्राम के बनने के बाद अब आप इसमें अमोनियम आयंस का सॉल्यूशन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या कोई और आप सॉल्यूशन डालते हो, तो लैंथेनम में जो रेसिन के साथ बॉन्ड बना रखा था, अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो बताओ पहले कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? जो सबसे वीक है। सबसे वीक किसका था? जो सबसे बड़ा था। सबसे बड़ा कौन था? ल्यूटीशियम। तो सबसे पहले नीचे वाले का बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी कि बना तो सबसे बाद में और ब्रेक क्या हुआ? सबसे पहले। और सबसे लास्ट में जो सबसे पहले बना था, जो स्ट्रॉन्ग था, तो सबसे लास्ट में ये वाला ब्रेक होने वाला है। तो अब मैंने क्या किया, जैसे ही अमोनियम आयंस का सॉल्यूशन डाला, अमोनियम आयन सबसे पहले किसके कांटेक्ट में आने वाला है? आप बताओ, लैंथेनम +3 के। लेकिन ये इसका बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाता, फिर ये और फ्लो करेगा, सीरियम के कांटेक्ट में आएगा, इसका भी नहीं होगा। सबसे पहले किसका, जब ये फ्लो करता हुआ नीचे तक आ जाएगा, तो सबसे पहले ल्यूटीशियम +3 अपना बॉन्ड ब्रेक करके नीचे आ जाएगा, और इसको हम बीकर नंबर 1 में कलेक्ट कर लेते हैं। अब जब हम देखेंगे कि ये रेड जोन खत्म हो गया, हम इस बीकर को डिस्प्लेस करके यहाँ रख देंगे, बीकर नंबर 2 यहाँ रखेंगे, तो ये सारा इट्रिबियम नीचे आ जाएगा, फिर थूलियम, फिर इरिडियम, होलियम, डिस्प्रोसियम, टर्बियम, गैडोलिनियम, यूरोपियम, इस तरीके से 1 बाय 1 आप अलग अलग बीकर रखते जाइए और अलग अलग क्या करिए, सारे के सारे आयंस को सेपरेट कर लीजिए। तो देखा हमने इस मेथड में क्या किया कि 2 स्टेप में, एक बार हमने क्रोमेटोग्राम बनाया, दूसरी बार हमने इसको इल्यूट किया। तो हमने क्या किया, सारे के सारे आयंस को सेपरेट कर लिया। समटाइम्स क्या होता है कि अभी जैसे टर्बियम आ रहा है, साथ में गैडोलिनियम भी आने लग जाता है, तो वहां हम क्या करते हैं, उतना सा फ्रैक्शन थ्रो अवे कर देते हैं, या उसको कलेक्ट करके दोबारा से क्रोमेटोग्राम में डाल देते हैं, तो दोबारा से नए क्रोमेटोग्राम से हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोई से भी 2 आयंस मिक्स भी हो सकते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि एक ही बार में हो जाए, लेकिन फिर भी अदर मेथड्स के कंपैरिजन में ये ज्यादा इफेक्टिव और फास्ट मेथड है। अब जब आपके पास ये बीकर में क्या होगा, सारे आयंस आ गए, लैंथेनम, सीरियम, प्रेसोडायनियम सब, अब हम इनमें क्या करते हैं, सिट्रिक एसिड डाल के, और लैंथेनम सिट्रेट बन जाता है कॉम्प्लेक्स, और लैंथेनम सिट्रेट कॉम्प्लेक्स को फिल्टर करके अलग कर लेते हैं। फिर सिट्रिक एसिड को हटाने के लिए हम HCl से ट्रीट कर देते हैं, तो सिट्रिक एसिड अलग और लैंथेनॉइड्स अलग अलग हमें सॉल्यूशन स्टेट में मिल जाते हैं, इवोपरेट करोगे तो हमें सॉलिड स्टेट में मिल जाते हैं। तो ये था आपका आयन एक्सचेंज मेथड। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, और यही ज्यादातर बार बार पूछा जाता है। इसका बेस फिर वही है कि जो छोटा आयन है उसका जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए वो क्या बनाता है, जल्दी बनाता है, और जो बड़ा आयन है वो वीक बॉन्ड बनाता है और देर से बनाता है। तो हमें सिर्फ छोटे बड़े को डायरेक्ट नहीं देखना, हमें क्या करना है, हाइड्रेटेड स्टेट में देखना है। तो हाइड्रेटेड में सबसे बड़ा ल्यूटीशियम है, लैंथेनम सबसे छोटा है। थैंक यू।